के इस खास बुलेटिन में बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। यहां पर बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और यहां सबसे पहले आपको बता दें राज्यसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव है। हरियाणा की 2 सीटों के लिए भी 16 मार्च को वोटिंग होगी। उम्मीदवारों को 5 मार्च तक नामांकन करना होगा। किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। सांसदों का कार्यकाल यहां पर 9 अप्रैल को पूरा होगा, तो उससे पहले ये जो चुनाव है काफी अहम। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा और इसके लिए उम्मीदवारों को 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करना होगा। भाजपा के 2 राज्यसभा सांसद हैं, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा। दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल तक चलने वाला है। अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं। बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई की ओर से 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन की डॉक्यूमेंट आप देखिए। 16 मार्च को वोटिंग के बाद शाम को ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 16 मार्च को ही मतगणना यहां पर हो जाएगी। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी है। तो 16 मार्च 2026 को जो है मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन शाम को होने वाली है। नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। ऐसे में आपको बता दें ये चुनाव उन 37 सीटों को भरने के लिए है जिन पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। हरियाणा में 9 अप्रैल को 2 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये जो 37 सीटें हैं 10 राज्यों की 10 क्षेत्रों से हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्य। और आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें राज्यसभा चुनाव जो है नामांकन 5 मार्च तक दाखिल करेंगे। वोटिंग 16 मार्च को होगी और मतगणना भी 16 मार्च को ही होंगे, यानी कि नतीजे 16 मार्च को जो है सामने आएंगे। ऐसे में आपको बता दें ये काफी अहम खबर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये टाइमलाइन दिखाई जा रही है। 10 राज्य हैं, 37 सीटें हैं, नामांकन 5 मार्च तक दाखिल करने वाले हैं और वोटिंग जो है 16 मार्च को होगी। राज्यसभा की कुछ सीटों पर चुनाव जो है 16 मार्च को होगा और मतगणना उसी की शाम को, नतीजे उसी शाम को जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्यों के नाम इसमें शामिल हैं और 37 सीटों पर राज्यसभा का ये चुनाव होगा। आपको बताते चलें कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसीलिए ये द्विवार्षिक चुनाव है, यानी कि कुल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सदस्य चुने जाते हैं। शेष 12 सदन में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और डिटेल्स दिखाते हैं। आप देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए डिटेल्स। हरियाणा विधानसभा परिणाम 2024 की कुल सीटें 90 हैं। बीजेपी के पास 48 सीटें हैं इस वक्त और कांग्रेस के पास है 37 सीटें। इनेलो 2 सीटों पर है और अन्य यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो 3 सीटों पर हैं। हरियाणा विधानसभा के परिणाम को लेकर और राज्यसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीट्स किसके पास हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 48 सीट्स, कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के पास कौन कौन दावेदार हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, आपको बता दें। कांग्रेस के पास दावेदार है बृजेंद्र सिंह, जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए एक तरीके से कैंडिडेट हो सकते हैं। बजरंग पूनिया कांग्रेस की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस में दावेदार हो सकते हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, यहाँ पर कैप्टन अजय यादव भी कांग्रेस की तरफ से अपना नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ से जो है दाखिल किए जा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दावेदारों के नाम देखिए। किरण चौधरी बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट की जा सकती हैं। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु भी बीजेपी की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी में ओपी धनखड़ भी राज्यसभा सीट के चुनावों के लिए बड़े दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं। सुधा यादव बीजेपी की तरफ से एक बड़ी दावेदार हो सकती हैं। इसके अलावा संजय भाटिया भी बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। मनीष ग्रोवर भी यहां पर दावेदार हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें ये ग्राफिक्स टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ग्राफिक्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने।
तो यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, बेहद सी ग्राफिक्स आपके सामने। राज्यसभा चुनाव में जीत का गणित आपको बता दें, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स आपको बता दें। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 वैध मत हैं, 90 वैलिड वोट्स हैं, और ऐसे में किसको कितने वोट्स की जरूरत है जीत के लिए, ये देखने वाली बात है। यहाँ भाजपा के पास 48 सीटें, कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, निर्दलीय के पास 3। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्यसभा की ये 2 सीटें जिस पे इलेक्शन होगा। एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। 31 वोट होना अनिवार्य है सीट जीतने के लिए। बीजेपी अपने 48 वैध वोटों से केवल 1 सीट जीत सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस भी अपने 37 वैध वोटों से केवल 1 ही सीट जीत सकती है। ऐसे में अहम बात यह कि दोनों को दूसरी सीट जीतने के लिए क्रॉस वोटिंग की जरूरत है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योति सांगवान, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और इन्हीं के साथ डिस्कस करेंगे। ज्योति जी, बड़ी खबर है यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बात हो रही है, लगातार यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि राज्यसभा की 2 सीटों पर यहाँ चुनाव होना है। ऐसे में कैसे देख रही हैं आप इस पूरी चीज को? क्योंकि एक सीट जीतने के लिए तो यहाँ पर वोट्स मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस के पास भी और बीजेपी के पास भी क्रॉस वोटिंग की जरूरत है, क्या कहेंगी? बिल्कुल अच्छी, देखिए अगर सब कुछ सामान्य रहता है, दोनों ही पार्टियां जिसमें सत्तासीन बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक उम्मीदवार उतारती हैं तो वोटिंग की भी जरूरत नहीं होगी। आंकड़ों का खेल कम से कम ये कहता है, राज्यसभा का गणित हरियाणा में कहता है, क्योंकि 48 सीटें बीजेपी के पास हैं, 3 इंडिपेंडेंट चुनकर आए थे वो बीजेपी के पास है। कांग्रेस 37 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो 2 उम्मीदवार बिना किसी वोटिंग के भी राज्यसभा जा सकते हैं दोनों ही पार्टियों के। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट आ जाता है या 2 से अधिक कोई उम्मीदवार मैदान में होते हैं, क्रॉस वोटिंग की स्थिति अगर बनती है तो जाहिर है ये बीजेपी को ही फेवर करेगी। ऐसी अगर कोई नौबत आती है तो खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हम तमाम जब चर्चा करते हैं राज्यसभा को लेकर 2016 की कंट्रोवर्सी भी सभी को ध्यान में होगी, और राज्यसभा में कैसे कैसे गेम बदल जाता है क्रॉस वोटिंग के चलते, और वो खास तौर पर तब जब कांग्रेस भी खुद ये चाहे या कांग्रेस के बड़े नेता की इच्छा से या उनकी मर्जी से, उनकी चॉइस से कोई चेहरा या उम्मीदवार नहीं आता है राज्यसभा के लिए वोटिंग के लिए, तो खेल बिगड़ भी सकता है। तो 2 सीटें हैं लक्ष्मी, लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। एक वो जो उपचुनाव के जरिए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को जिस तरह से बीजेपी की ओर से हरियाणा से राज्यसभा भेजा गया। दूसरी है रामचंद्र जांगड़ा। किरण जबकि राज्यसभा में है, अभी 2 महिलाएं उनके समेत, रेखा शर्मा, किरण चौधरी, उनके साथ ही एक और कॉम्बिनेशन 2 जाट नेताओं का, 2 जाट चेहरों का, किरण चौधरी और सुभाष बराला। तो देखना ये है 2 महिलाओं वाला कॉम्बिनेशन क्या बीजेपी आगे भी कैरी करना चाहेगी? अगर करना चाहेगी तो किरण के नाम को कंसीडर किए जाने की कुछ संभावनाएं जरूर हैं। हालांकि उनकी बेटी भी नायब कैबिनेट में मंत्री हैं, तो एक ही परिवार से मंत्री होने के नाते कितनी दावेदारी बढ़ेगी घटेगी उस पर भी विचार करना होगा। जाट समुदाय से अगर किसी को भेजते हैं तो कैप्टन अभिमन्यु, क्योंकि लगातार जिस तरह से हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, लॉबिंग उनकी ओर से भी जाहिर की जाएगी, ओपी धनखड़ की ओर से भी की जाएगी, अलग अलग आप बात करें। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हाईकमान का क्या फैसला रहेगा, क्योंकि उसी पर यह भी डिपेंड करता है कि सोशल इंजीनियरिंग को किस तरह से साधा जाएगा। क्या बडोली को एक्सटेंशन मिलती है या बदला जाता है? आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, इनपुट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, राज्यसभा की सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ज्योति जी भी उसी का जिक्र कर रही थी, कैसे देखते हैं आप इसको? 10 राज्य, 37 सीटें, और हरियाणा के लिए 2 सीटों पर चुनाव होगा। जी बिल्कुल, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 15 कुल सांसद है, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के। 5 राज्यसभा में बात करें, इसमें एक सीट, अगर एक सांसद सुभाष बराला जो कि बीजेपी के सांसद है, रेखा शर्मा जो कि बीजेपी की सांसद है, उन्हीं में एक बात करें सांसद कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय सांसद है अगर बात करें तो। इसके अलावा 2 और सांसद राज्यसभा के हैं जो कि भाजपा से थे, इनमें रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी। रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी की बात करें, रामचंद्र जांगड़ा तो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। जहां तक हम किरण चौधरी की बात करते हैं तो ये यूं तो सीट ये दीपेंद्र हुड्डा की थी, इस सीट से सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे, राज्यसभा के सांसद, जो कि अगर बात की जाए तो 6 साल पहले निर्वाचित हुए थे। लेकिन लोकसभा चुनावों में 2024 में दीपेंद्र हुड्डा ने जब लोकसभा का नामांकन भरा था और लोकसभा का चुनाव जीते थे तो उन्हें उस समय सीट से इस्तीफा देना पड़ा था, राज्यसभा की सीट से। ये सीट खाली हो गई थी और जिसके बाद कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उस समय के नेता किरण चौधरी जो है
उन्हें जो है राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया गया था, और किरण चौधरी की अगर बात की जाए तो वो अभी उनका भी कार्यकाल जो है वो खत्म होने जा रहा है। तकरीबन 2 साल का कार्यकाल उन्हें मिला, क्योंकि इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा इस सीट पर सांसद थे, तो रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी, इन 2 सीटों को इनका कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा था। उससे पहले 20 मार्च तक जिन 10 राज्यों की 37 सीटों पर जो है चुनाव हो रहा है, तो 20 मार्च से पहले होना है, तो ऐसे में 16 मार्च की तारीख तय की गई है। फिलहाल समीकरण की हम बात करते हैं। समीकरण की अगर बात करें, अगर ये चुनाव सीधा सीधा रहता है तो एक सीट बीजेपी के खाते में और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। लेकिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो उसमें अगर और सीधा सीधा जैसे शब्द आ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो अगर बात करें सीधे तौर से राज्यसभा में एक सदस्य जाना तय है, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है, अगर ये चुनाव सीधा सीधा जाता है, क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं आती है, तो दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। लेकिन उसमें अगर लगता है, क्योंकि कांग्रेस का कहीं ना कहीं इतिहास इस तरीके का रहा है, कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इसके अलावा अगर पिछले चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी, पार्टी में आपसी कलह, पार्टी में स्याही कांड, पार्टी में कहीं ना कहीं विरोध, ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कांग्रेस को राज्यसभा से दूर कर देती थी, नंबर होने के बावजूद भी। हालांकि नंबर इस बार पूरा है कांग्रेस के पास। अगर बात करें, पहली सीट बीजेपी के खाते में जाएगी इन 2 में से, दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन तभी अगर ये सीधा सीधा चुनाव होता है, यानी कांग्रेस में कोई गुटबाजी, कोई नाराजगी, कोई स्याही कांड, कोई इस तरीके का नहीं होता है तो। और इसके लिए भी हम एक बात करना चाहेंगे कि इसमें अभी क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 26 तारीख से शुरू होनी है, उसके बाद अगर बात की जाए तो 5 मार्च तक नामांकन चल सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियां 2 मार्च के बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे, लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो उसके बाद 6 तारीख तक स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि नाम कौन से सही है, कौन से फार्म सही भरे गए हैं, और उसके बाद 9 तारीख का समय है कि इसमें नामांकन वापस लेने का। अगर दोनों ही पार्टियों का एक एक उम्मीदवार नाम तय करता है, यानी कि बीजेपी का एक ही नामांकन होता है, कांग्रेस का एक ही नामांकन होता है 5 तारीख तक, 6 तारीख को स्क्रूटनी में दोनों ठीक रहते हैं, तो जब 9 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी और अगर केवल दोनों सीटों पर एक एक उम्मीदवार होगा तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक भी उम्मीदवार अक्सर आ जाता है इन दोनों सीटों पर, एक एक की बजाय दो किसी भी सीट पर अगर उम्मीदवार आ जाता है, यानी कि कोई कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने कोई और अपना आवेदन भर देता है, तो एक बड़ी चुनौती होगी। 16 तारीख का मतदान वो तय करेगा कि राज्यसभा में दूसरी सीट से कौन जाता है। लेकिन फिर बताना चाहेंगे, मौजूदा संख्या बल के अनुसार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास एक एक सीट का संख्या बल पूरा है, दोनों का एक एक सदस्य राज्यसभा में जाना तय है अगर सीधा सीधा ये चुनाव रहता है तो। जी ठीक है दीपक जी। ज्योति जी, यहाँ पर जैसा जैसा बोला गया है, दीपक जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर हरियाणा की राजनीति में सीधी सीधी वोटिंग हो जाती है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अगर ये पूरे चुनाव हो जाते हैं, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से एक एक सदस्य जो है राज्यसभा में जा सकता है। आप इसको कैसे देखती हैं, सीधा सीधा हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए सीधा सीधा बिल्कुल हो सकता है। संख्या बल के हिसाब से हम बात करें, दोनों ही पार्टियों के पास बीजेपी भी अपना एक सदस्य भेज सकती है, कांग्रेस भी अपना भेज सकती है। अगर कोई खेल नहीं होता है, और खेल होने की स्थिति तब भी हो जाती है जब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस चेहरे को मैदान में उतारती है। और सीधे सीधे अगर हम बात करें, क्या हुड्डा साहब की पसंद के होंगे या उनकी पसंद के नहीं होंगे, विधायक उनके साथ आएंगे, क्योंकि विधायकों को वोटिंग करनी है, क्रॉस वोटिंग होती है राज्यसभा में, अगर तीसरा कोई चेहरा आ जाता है तो ये भी देखना होगा। तो सवाल ये भी बनता है कि आखिर बीजेपी किसे भेजती है। कुछ संभावित चेहरे हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे समीकरण इसमें रहते हैं, जातिगत समीकरण भी इसमें एक बहुत प्रबल फैक्टर रह सकता है, वो भी रहेगा। कांग्रेस की हम बात करें, कुछ चेहरे जिनमें बृजेंद्र सिंह का, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आए थे, लोकसभा का टिकट नहीं मिल पाया था, विधानसभा में चुनाव लड़ा लेकिन केवल 32 वोट से हार गए थे, वो भी हैं। बजरंग पुनिया भी हैं। ओबीसी से अगर भेजते हैं तो क्या कैप्टन अजय यादव होंगे, क्या राव नरेंद्र सिंह, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त, पिछले दिनों उनको जिम्मेदारी मिली थी, तो ये भी देखना होगा क्या उन्हें मौका मिलता है। पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की बात करें तो क्या हरियाणा से ही कोई होगा या हाईकमान भी किसे भेज सकता है, किसी को भेज सकता है, इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं।
तो देखना ये भी है कि जो दो सदस्य किरण चौधरी की बात करें, रामचंद्र जांगड़ा की बात करें, क्या फिर से मौका मिलने की कोई संभावना है, या जो नेता लगातार लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली की, उसमें देखना ये भी होगा कि किसकी पसंद के, हाईकमान की अगर बात करें, कौन वहां दावेदारी मजबूत रखता है। ये भी बहुत सारे फैक्टर इसमें रहेंगे। तो जातिगत फैक्टर भी रहेंगे, और जातिगत फैक्टर इसलिए भी क्योंकि सभी को साथ लेके चलने का सभी पार्टियां प्रयास करती हैं। बीजेपी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चूंकि हाल ही में अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि क्योंकि ब्राह्मण समुदाय से मोहनलाल बडोली, दो ब्राह्मण समुदाय से पहले से राज्यसभा में सांसद हैं, क्या इस समुदाय से किसी को मौका मिलता है, क्या दलित समुदाय को कोई पार्टी मौका दे सकती है, दलित समुदाय से अगर किसी को भेजते हैं तो कौन कौन से चेहरे दोनों ही पार्टियों में हैं, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो देखना यह है कि क्या कोई तीसरा चेहरा भी मैदान में आता है, क्या क्रॉस वोटिंग होने की भी नौबत आती है। अगर ये होता है तो कांग्रेस का गेम बिगड़ने की प्रबल संभावना है, और अगर ये नहीं होता तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने सदस्य राज्यसभा में बहुत आसानी से भेज सकती हैं। लक्ष्मी जी, ज्योति जी, दीपक जी, यहाँ पर जिस तरीके से राज्यसभा के चुनावों में भी सियासी ड्रामा में कोई कमी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया चेहरा भी देखने को मिल सकता है, और लगातार जो है अगर पॉलिटिकल मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें तो कभी भी आंकड़े बदल सकते हैं और कभी भी जो है एक एंगल नया निकलकर सामने आ सकता है। क्या लगता है आपको, इसमें भी एक सियासी ड्रामा होता हुआ नजर आएगा क्या? इस बार भी ऐसा होगा क्या? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात करें तो जो भी नाम लगभग रहते हैं वो चर्चा में होते हैं संभावित। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा जब जब किन नाम को लेकर चर्चा करी तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित जब वो नाम ही रहा है, लेकिन अधिकतर हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुनाव होता है, जब चर्चा होती है तो ऐसा नाम आता है नितिन नवीन, जो चर्चा में नहीं थे। जो नाम पहले चल रहे थे वो अलग आ गए। लेकिन अगर हम राज्यसभा की भी बात करें तो चाहे वो रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाना हो, चाहे वो सुभाष बराला को अपना उम्मीदवार बनाना हो, या फिर अगर बात करें रामचंद्र जांगड़ा को, ये लोग नाम चर्चा में नहीं थे। किरण चौधरी थी जब उनको बनाया गया था, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने वो सीट जब लोकसभा में गए तो उन्होंने वो सीट चुनाव के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किरण चौधरी उसी टाइम पार्टी में आई थी। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी उस समय दोनों जो है कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो किरण चौधरी का नाम प्रबल दावेदारों के तौर पे था, और वो नाम उस समय भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले बताया था और उस नाम को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन अब इस बार बात करें तो समीकरण कुछ अलग है। चुनावी माहौल नहीं है हरियाणा के अंदर। हालांकि 7 राज्य पंजाब है, वो जरूर इंपैक्ट करेगा कि किसको मौका दिया जाता है। जातीय समीकरण भी इसके अंदर रहते हैं। जातीय समीकरणों की बात जिस तरीके से हमारे अगर बात करें, अभी हम चर्चा करते, ज्योति सांगवान जी जो है उन्होंने भी ये चर्चा करी कि किस तरीके से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रेखा शर्मा यहाँ पर है, जाट चेहरे के तौर पर बात करें तो सुभाष बराला यहाँ पर है। हालांकि जाट चेहरे के तौर पे ही 2 सांसद थे, एक किरण चौधरी भी थी, उनकी सीट खाली हो रही है। रामचंद्र जांगड़ा क्योंकि वो पिछले समाज से आते थे। तो ये तमाम समीकरण पार्टी की तरफ से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पहली तैयारी तो केवल अपनी एक सीट को लेकर के होगी, दूसरे में समीकरण पर उम्मीदें रहती है। समीकरण इसलिए कि कांग्रेस की भी लगभग तय है संख्या बल के आधार पर अगर बात की जाए तो। जिस तरीके से संख्या बल है वो कांग्रेस के पास अपना पूरा है। कांग्रेस कितना किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। जहां तक चर्चा की बात करें तो इस समय ब्रिजेंद्र सिंह क्योंकि सद्भाव यात्रा निकाली कांग्रेस में, अभी हाल ही में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए थे, उन्हें लोकसभा की टिकट की उम्मीद थी हिसार से, लेकिन जयप्रकाश को टिकट दी गई, विधानसभा की टिकट दी गई तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। महज 32 वोटों से हारे, वो मामला भी अभी कोर्ट में चल रहा है। तो ब्रिजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा निकाली है, ये भी चर्चाएं होगी कि कहीं ना कहीं राज्यसभा की ओर राहुल गांधी की पसंद लिस्ट में ना आ जाए। ये कहीं ना कहीं चर्चा कांग्रेस वालों को जरूर इस बात को सोचने की बात है, वो लोग इस पर जरूर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम और है, बजरंग पुनिया खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी में उस समय साथ दिया जब विधानसभा का चुनाव था, विनेश फोगाट के साथ आए थे। हालांकि उन्हें तो उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहाँ ब्रिजेंद्र सिंह को लेकर के चर्चा की, क्या राहुल गांधी उस नाम को लेकर चर्चा कर सकते हैं, और अगर वो नाम रहता है तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का भी सपोर्ट रहेगा। पूरी पार्टी को कहीं ना कहीं शांत रहना पड़ेगा। कैप्टन अजय यादव हालांकि काफी लंबे समय से इंतजार है, क्योंकि लोकसभा की भी टिकट नहीं मिली थी, राज बब्बर के पास चली गई थी, तो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रयास तो कर रहे हैं और सभी प्रयास करते भी हैं। हालांकि पार्टी ने तय करना है। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, नाम उनका भी कहीं ना कहीं चर्चा में था, लेकिन फिलहाल ये पार्टी ने तय करना है। इसी तरीके से एक बीके हरिप्रसाद जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको क्या राज्यसभा का मौका मिलता है? अगर मिलता है तो क्या हरियाणा से मिलता है? क्योंकि 37 सीटें हैं, इसमें कुछ ही सीटों के समीकरण ऐसे हैं जो कांग्रेस के पास लगभग संख्या बल के अनुसार तय मानी जा रही है। उनमें एक सीट ये भी है
जो तय मानी जा रही है। तो ठीक है, ऐसे बहुत ठीक है सारे नाम दीपक जी, अलग-अलग यहाँ पर पार्टी एक नए चेहरा जो है यहाँ पर सामने आ सकता है। आपने समीकरण को लेकर पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। ज्योति जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी पर्सपेक्टिव के लिए। सीधा आपको लेकर चलेंगे उचाना, जहां पर सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित